बिल्कुल बेसिक क्लास रहेगी और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये रेशो। रेशो चैप्टर आपके हर आने वाले चैप्टर में काम आएगा, तो सीख लो। बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेशो, रेशो क्या होता है ना। रेशो, रेशो मतलब जैसे मैंने आपको लिखा 2:3, 2:3, तो इसका मतलब ये होता है कि है तो टोटल आपके पास 2 और 3 5 भाग। आपके पास टोटल कितना है? आपके पास टोटल 5 भाग है, लेकिन पहले वाले के पास 5 भाग में से, टोटल 5 में से 2 भाग है और दूसरे वाले के पास 3 भाग है ना। ये रेशो का मतलब होता है। 2:3 का मतलब पहले वाले के पास टोटल का 2 भाग है और दूसरे वाले के पास टोटल का 3 भाग है ना। इसी तरीके से अपन देखें कि अगर लिखा हुआ है 1:2:3, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि है तो आपके पास टोटल कितने भाग? 6। 6 भाग में से पहले वाले के पास 1 भाग है, दूसरे वाले के पास 2 भाग है और तीसरे वाले के पास 3 भाग है। क्लियर है? चलिए, अब पिछले क्लास में हमने पढ़ा था फ्रैक्शन। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि फ्रैक्शन और रेशो में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। फ्रैक्शन और रेशो में क्या डिफरेंस है? फ्रैक्शन और रेशो, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये जो 2/5 है, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 2:5 में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 2/5 का मतलब 2:5 नहीं होता। दो फ्रैक्शन की अगर बात करें अपन, 2/5, तो इसको बोलते हैं 5 में से 2। ठीक है ना। 5 में से 2। अगर पहले वाले के पास 5 में से 2 भाग है, तो दूसरे वाले के पास कितना बचा? 3 भाग बचा। तो आप रेशो बोलोगे दोनों की राशि का, या फिर दोनों के पास जो रेशो है वो है 2:3 का। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि पहले वाले के पास फ्रैक्शन में कितने हैं, कितना भाग है ना, पहले वाले का भाग कितना है फ्रैक्शन में, तो आप बोलोगे कि 2 पहले वाले के पास और दूसरे वाले के पास भाग कितना है। तो आप बोलोगे कि पहले वाले के पास 2 भाग है, कितने में से? 2 और 3, 5 में से। और दूसरे वाले के पास कितना भाग है? 3 है, कितने में से? 5 में से। तो रेशियो और फ्रैक्शन में अंतर समझे सभी। ये कहलाता है आपका फ्रैक्शन और ये कहलाता है आपका रेशियो। ठीक है ना। अगर 2 लोग हैं, पहला और दूसरा, पहले वाले का भाग 2:3 है, ठीक है, और दूसरे वाले का भाग एक, सॉरी, पहले वाले का भाग 2/3 है और दूसरे वाले का भाग 1/3 है, तो आप बताइए कि दोनों की राशि का अनुपात क्या होगा? दोनों की राशि का अनुपात क्या होगा? तो आप बोलोगे 3 से 3 कटा 2:1 होगा। ठीक है। ठीक है, हमने अभी रेशियो को समझा है। अब हम समझते हैं प्रपोर्शन को। ये प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन का मतलब होता है कि पहली 2 संख्याओं का अनुपात यदि दूसरी 2 संख्याओं के अनुपात के बराबर हो, तो हम उन चारों संख्याओं को समानुपात कहते हैं। मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 4 संख्याएं हैं, 2, 3, 10, 15, ये चारों संख्याएं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं कि नहीं, समानुपाती हैं कि नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे? तो पहली दूसरी संख्या का जो अनुपात होता है, ये तीसरी और चौथी संख्या के अनुपात के बराबर होना चाहिए। ठीक है। पहली दूसरी संख्या का अनुपात क्या मिल गया अपन को? पूरी तरह से कट गया, ये 2:3। इसको काटो पूरी तरह से, 5 से काटा 2 बार, ये 3 बार। तो पहली दूसरी संख्या का अनुपात 2/3, तीसरी चौथी संख्या का अनुपात क्या आ गया? 2/3। दोनों के अनुपात बराबर हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये चारों जो संख्याएं हैं, ये चारों जो संख्याएं हैं वो क्या हैं? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। ये चारों संख्याएं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, समानुपाती हैं। ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। इस पे सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है वो आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन, 3:5 समानुपात 21:, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ये रेशो है, ये प्रोपोर्शन का साइन है, ये रेशो का साइन है। ठीक है। इनने पूछ लिया कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात इन दोनों के बीच में अनुपात और इन दोनों के बीच में अनुपात है।
क्वेश्चन मार्क को हम एक्स भी तो मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं, ठीक है। ये अनुपात है, इसको हम बटे में लिख सकते हैं, 3/5। समानुपात को हम बराबर में लिख सकते हैं, ठीक है। 21 अनुपात क्वेश्चन मार्क को हम एक्स मान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। अब जब भी बटे वाली संख्याएं बराबर में लिखी हो, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कटती हैं, ठीक है। फिर से देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कटती हैं। ऊपर ऊपर कट जाती हैं, नीचे नीचे कट जाती हैं, ऊपर नीचे कट जाती हैं, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे कट रही है क्या, ये इससे कट रही है, नहीं कट रही। आमने सामने कट रही है क्या, हाँ कट रही है। 3 से एक बार, ये 7 बार। एक्स का एक क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस में हमेशा इंटू होता है, कटता नहीं। एक्स का 1 में इंटू करेंगे एक्स, और 5 का 7 में इंटू कर देंगे तो 35। तो आप बोलोगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 35 आएगा। एक टंकी है, एक पानी की टंकी है, उसका 3/8 भाग भरा हुआ है। एक टंकी का 3/8 भाग भरा हुआ है ना। तो जो भरा हुआ है उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 3/8, ठीक। तो मैं आपसे पूछूं कि जो भरा हुआ है और जो खाली भाग है उसका अनुपात बताइए। जो भरा हुआ है और जो खाली भाग है उसका अनुपात बताइए। तो भरा हुआ कितना है भाई, 8 में से 3। 3 अनुपात 8 नहीं बोलोगे आप, 3 अनुपात 8 नहीं बोलोगे। ये जो 3/8 लिखा हुआ है, ये 3 अनुपात 8 या फिर 3:8 नहीं है। इसका फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि 8 में से 3 भाग भरा हुआ है। अगर भरा हुआ 3 भाग है तो खाली कितना बचा, 8 में से 3 भरा हुआ है तो 5 खाली बचा। तो आप बोलोगे कि भरे और खाली भाग का अनुपात होगा 3:5, ठीक है। और अगर आपसे पूछा गया कि भैया भरा भाग कितना है, भरा भाग कितना है फ्रैक्शन में बताओ, भाग तो अपन फ्रैक्शन में ही बताते हैं। तो आप ऐसा मत बोलना कि 3/5। भरा है 3, लेकिन नीचे क्या आता है टोटल, 3 और 5 का टोटल 8। खाली भाग कितना है भैया, खाली भाग है 5। कितने में से, नीचे टोटल, 5 और 3 8। ये होता है फ्रैक्शन और ये होता है रेशो। 1.2 रेशो 3.5 प्रपोर्शन क्वेश्चन मार्क 14। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करिए। तो भैया 1.2 अनुपात मतलब बटे में लिख सकते हैं इसको, समानुपात मतलब बराबर, क्वेश्चन मार्क को एक्स लिख दो, और ये 14, ठीक है ना। यहाँ देखो एक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक के बाद पॉइंट है। अगर एक के बाद पॉइंट है तो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ऊपर नीचे काट भी सकते हैं क्या, इस संख्या से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। और 12 x से कट रहा है, नहीं कटा। 35 14 से कटा, हाँ जी कट रहा है। 7 से कटेगा, 7 से 2 बार, और ये 5 बार, ठीक है। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 का 12 में इंटू कर दो, 5 का x में इंटू कर दो, तो 5x इक्वल टू 24। और 5 से कैंसिल कर दो इसको, 4.8। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 1.5 रेशियो 2.3 प्रपोर्शन क्वेश्चन मार्क रेशियो 4.6। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करिए, कैसे करेंगे, पॉइंट से पॉइंट काट दो, नहीं काटना मत काटो। 1.5 अपॉन में 2.3 बराबर x बटे में 4.6। ये पॉइंट से पॉइंट काट दो आप। इतना तो अपन समझदार हैं यार, कि नहीं है। पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट गया, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 का इंटू हो जाएगा, ठीक है ना। ये 23 से 40 कट रहा है, कट रहा है, ये 2 बार कट गया, ठीक है। 15 10 से कट रहा है, हाँ 5 से काटेंगे 3 बार, और 5 से इसको 2 बार, और 2 से ये 2 कट गया। तो बचा क्या, ऊपर x बचा, यहाँ पर क्या बचा 3, और इसके बटे में 1 का कोई मतलब है क्या, नहीं है। इसके बटे में कुछ भी नहीं बचा, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3 आ गई।
थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अपन को क्वेश्चन मिलेगा कि 8, 5 और 2.5 का प्रथमानुपात प्रथमानुपाती क्या होगा। प्रथमानुपाती मतलब फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा। फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा। प्रथमानुपाती क्या होगा। फर्स्ट प्रपोर्शन मतलब पहला निकालना है। पहले को आप मान लो एक्स, पहले को आप मान लो एक्स, और बाकी जैसी लिखी हुई है वैसी लिखी। तो पहले दूसरे का अनुपात दूसरे और चौथे के अनुपात के क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो x/8 बराबर 5/2.5। अब आपको जैसे सॉल्व करना वैसे सॉल्व करो कि यार पॉइंट हटाना है पॉइंट हटा दो, ऊपर 50 हो जाएगा, 25 से 50 कटेगा 2 बार, या फिर 2.5 से 5 काट दो 2 बार, 2 का 8 में इंटू करो 16 आंसर। आपको जैसे करना हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैं तो पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर 10 का इंटू करूंगा, ये हो गया 50। ठीक है, 5 से इसको काटूंगा 5 बार, 5 से इसको काटूंगा 2 बार, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो एक एक्स का 1 में इंटू करेंगे एक्स, और 8 का 2 में इंटू कर देंगे तो 16। 6, 5 और 21 का चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा। फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा। ठीक है, चौथे को एक्स मान लेंगे यार, अपन को एक्स मान लेंगे चौथे को। 6, 5, 21 और चौथे को एक्स मान लिया, तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है ना, समानुपाती होना चाहिए। दोनों को बटे में लिख दो 6/5, और इन दोनों को बटे में लिख दो 21/x, दोनों बराबर होंगे। कहाँ कहाँ कट जाते हैं, जल्दी जल्दी काटो, फटाफट काटो, फटाफट काटो। ये दोनों कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये दोनों कट रहा है, हाँ जी 3 से कट रहा है, 3 से 2 बार, 3 से ये 7 बार, और कुछ कट रहा नहीं कट रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस ऐसा, एक्स का 2 में इंटू करेंगे तो 2x, और 7 का 5 में इंटू करेंगे तो 35। अब 2 से 35 को काट दो तो 17.5, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 17.5। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे ये 12 और 30 का प्रति थर्ड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा। अनुपाती की कहानी होती क्या है ये समझ, प्रति अनुपाती होता क्या है। थर्ड प्रपोर्शन का डेफिनेशन क्या होती है। थर्ड प्रपोर्शन मतलब पहले दूसरे का जो रेशो होता है, पहले दूसरे का जो रेशो होता है वो दूसरे और तीसरे के रेशो के बराबर होना चाहिए। ये समझ में, पहले दूसरे का जो रेशो होता है वो दूसरे और तीसरे के रेशो के बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये डेफिनेशन होती है थर्ड प्रपोर्शन। तो इसमें दो ही संख्या दी जाती है आपको, तो तीसरा आपको पूछा जाता है। दो संख्या दी जाती हैं और तीसरा आपको क्या कर दिया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो हमें थर्ड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या पता है कि पहले दूसरे का अनुपात दूसरे और तीसरे के अनुपात के बराबर होना चाहिए। पहले दूसरे का अनुपात 12:30, ठीक है, और दूसरे तीसरे का अनुपात x। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। कैसे काटेंगे, 2 बार, कैसे काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 1 बार, 2 से काटेंगे 15 बार। एक का एक्स में इंटू करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का 1 में इंटू करेंगे तो एक्स, 5 का 15 में इंटू करेंगे तो क्या, तो बताओ जल्दी, 5 का 15 में इंटू करेंगे तो 15 आएगा। आई ना बात समझ में। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन होता है पहले दूसरे का अनुपात दूसरे तीसरे के अनुपात के बराबर होता है, इसको याद रखना। 9 और 25 का, 9 और 25 का
मध्यानुपाती, 9 और 25 का मध्यानुपाती या फिर मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन का होगा। का मतलब मीन प्रपोर्शन का मतलब ये होता है कि बीच के जो दो हैं, बीच के जो दो हैं वो बराबर है, बीच के जो दो हैं वो क्या है, बराबर है। और ये आगे और पीछे के दे देते हैं बस, आगे और पीछे के दे देते हैं। अब आपको ये बीच के जो बराबर है तो किसी का भी एक का मान निकाल दो। देखो पहला दे दिया 9, दूसरा x मानेंगे समानुपात, तीसरा भी x मानेंगे और चौथा क्या है अपने पास 25। बीच के जो दूसरे और तीसरे स्थान के होते हैं वो बराबर होते हैं। हाँ, तो अगर इसको बटे में लिखें अपन, 9/x बराबर x बटे 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 25 का 9 में इंटू होगा, x का x में इंटू होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर 9 इंटू है। और ये वर्ग जब उस तरफ जाएगा, स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल, स्क्वायर रूट बन जाता है। ठीक है, अगर क्यूब होता, अगर उस तरफ जाता तो क्यूब रूट बन जाता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो हमने किया क्या, इसको ध्यान से देखो। हमारा मध्यानुपाती क्या था, x, x की वैल्यू निकालने के लिए हम कर क्या रहे हैं, हमने तो दोनों संख्या जो दी थी उसका इंटू कर दिया और उसका क्या कर रहे हैं अपन, स्क्वायर रूट कर रहे हैं। तो यहीं से फॉर्मूला बन जाता है, अगर कभी भी आपको मीन प्रपोर्शन निकालना है, क्या निकालना है, मीन प्रपोर्शन निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे, दोनों वैल्यू का इंटू करोगे और उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे। ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, किसका, मीन प्रपोर्शन, दोनों संख्याओं का इंटू करके उसका वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट निकाल दोगे। इसका स्क्वायर रूट निकालो, कैसे निकालोगे, इंटू नहीं करना है, इंटू नहीं करना है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। तो 5 इंटू 3 क्या हो गया, 25, 15 हो गया। तो आपका मीन प्रपोर्शन क्या आ जाएगा, 15। 16 और 8 का मीन प्रपोर्शन, मध्यानुपाती, 16 और 8 का मध्य, 16 और 9, 16 और 9, 16 और क्या, 9 का अंडर रूट 16 इंटू 9, 16 का स्क्वायर रूट 4, 9 का स्क्वायर रूट 3, आंसर 12। ये क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको कि यदि, क्वेश्चन कैसा आएगा, यदि x रेशियो y 5 इक्वल टू 5/4, then find the value of, find the value of 5x minus 3y रेशियो 5a माइनस 5a नहीं है, x होगा, है ना, 5x, सॉरी 5x ये है 6x, x प्लस 3y, ये इसकी वैल्यू निकालना है ना आपको। इसमें x और y की वैल्यू रख देना है, x की वैल्यू यहाँ से क्या लिखोगे 5 और y की वैल्यू क्या लिखोगे 4। ठीक है, रख दो यहाँ पर, 5 इंटू एक्स की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4। ठीक है ना, x की वैल्यू यहाँ भी रख दो 5 और y की वैल्यू यहाँ रख दो 4। ठीक है, अब देखो 5 इंटू 5 25 और ये 12, ये क्या हो जाएगा 30 प्लस 12, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 40, तो 13/42, 13/42 आपका आंसर होगा। आपको दे दिया जाए कि यदि इफ x/3 इक्वल टू y/4,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई रेशियो 3x माइनस 2y। क्या होगा भैया आंसर? तो अगर x रेशियो y ना दिया जाए तो आप नीचे वाली वैल्यू ही रख दिया करो। क्यों रख दिया करो भैया? नीचे वाली वैल्यू ही रख दिया करो। अब आप पूछोगे कि क्यों रख दिया करो नीचे वाली वैल्यू? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, अगर y को इस तरफ लाओगे तो y नीचे जाएगा और 3 को उस तरफ ले जाओगे तो 3 ऊपर जाएगा, तो x बटे y क्या हो जाएगा? 3/4। तब तो आप x की वैल्यू 3 रखोगे। नहीं आ रहा समझ में? देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि y को नीचे ले आओ, x के नीचे जाएगा ये। तो y को अगर इस तरफ लाएंगे तो नीचे तो जाएगा। तो नीचे यहाँ पर क्या बचा? 4। 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो 3 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अब तो रखोगे ना x का मान 3 और y का मान 4। तो यहां से ये करने की भी क्या जरूरत है आपको? नीचे वाली ही वैल्यू रख दिया करो भैया, आंसर आ जाता है आपका। यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू रख दो, 2 × x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। ठीक है, ये हो जाएगा 6 6 4 10। 9 में से 8 माइनस किया 1, आंसर 10 1 है ना। और आगे बढ़ते हैं। अब आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको दे दिया जाए यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है और b अनुपात c 3:4 है, तो a अनुपात b अनुपात की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू मिल गई अपन को 2। ठीक है, a की वैल्यू रख दी। b की वैल्यू क्या मिल गई अपन को? 3। फिर b की वैल्यू नीचे देखो, b की वैल्यू यहाँ पर मिल गई 3, तो 3 दोबारा रखने की जरूरत है क्या? नहीं है। 3 तो रखा हुआ है b की वैल्यू पहले से। c की वैल्यू 4, तो c की वैल्यू 4 रख दो। तो ए बी सी का अनुपात क्या हो गया हमारे पास? ए बी सी का अनुपात हो गया 2 3 4। ए बी सी का अनुपात क्या हो गया? 2 3 4। कहने का मतलब ये है, और मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, कि अगर दोनों रेशियो में जो कॉमन है, क्या कॉमन है? बी कॉमन है। अगर बी कॉमन है और बी की वैल्यू सेम है, बी की वैल्यू क्या है? सेम है, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उठा के वैल्यू रखना है, आंसर आएगा। और वैल्यू रखना भी नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा 2:3:4। 2:3:4। बात समझ में आ रही है? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, अगर इनका क्वेश्चन हुआ कि ए बी का अनुपात 4:5 है और बी सी का अनुपात 5:6 है, अगर इनने पूछ दिया कि ए अनुपात बी अनुपात की वैल्यू बताओ, तो आपको कुछ यहाँ वहां इनटू करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखो बी की वैल्यू क्या है? बी कॉमन है ना, बी कॉमन है, दोनों में बी कॉमन है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखो बी की वैल्यू क्या 5 है और यहाँ पर बी की वैल्यू 5 है। बी की वैल्यू तो सेम है ना, सेम है, मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप तो वैल्यू उठाओ। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 6। यही तो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाए कि भैया एबीसी का अनुपात बताओ। आपको क्या बताओ? एबीसी का अनुपात बताओ। एबीसी का अनुपात बताओ, तीनों का अनुपात मिला के बताओ आप मुझे। तो क्या बोलोगे? यहाँ पर बी कॉमन है क्या? बी कॉमन नहीं है यहाँ पर, बी कॉमन नहीं है। तो सॉरी, हाँ बी कॉमन है, बी कॉमन है, लेकिन बी की वैल्यू सेम है क्या? बी की वैल्यू सेम नहीं है। यहाँ पर बी की वैल्यू 3 है और यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है? 4 है। अगर यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 होती तो कोई टेंशन की बात ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है।
अगर अलग अलग है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें समान करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। बात समझ में आई मेरी? बराबर करना पड़ता है। अब 3 और 4 को बराबर कर दो आप। 3 और 4 को, ये कॉमन है ना, जो कॉमन है उसको बराबर कर दिया करो, बस इतना सा झंझट रहती है बस। 3 और 4 को बराबर करना है। अब 3 और 4 को कैसे बराबर करोगे? या तो 4 का इंटू यहाँ कर दो, 3 का इंटू यहाँ कर दो। 4 का ऊपर इंटू करेंगे 12 हो जाएगा, और 3 का नीचे इंटू करेंगे 12 हो जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है? ए की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 2, ये 2 रख दिया। बी की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 3 रख दिया। ठीक है ना? अब बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 4। बी की तो 3 रख चुके हैं। बी की वैल्यू 4 कहाँ रखें? जो रख दिया उसके नीचे रख दो 4। सी की वैल्यू क्या मिल गई अपन को? 5। सी के नीचे, लेकिन यहाँ की यहाँ जो लिख दिया है लास्ट में उसके साइड में 5। ठीक है। अब देखो, अब ये स्थान खाली है और ये वाला स्थान खाली है, 2 स्थान खाली है। यहाँ पर आप क्या करो, इसके साइड वाले को रिपीट कर दिया करो। इसको रिपीट करना है, साइड वाले को, नीचे वाले को नहीं। यहाँ लिखना है तो इसका साइड वाला कौन सा है? 3 है, तो 3 को रिपीट कर दिया। यहाँ लिखना है तो इसके साइड वाला, ऊपर वाला नहीं, साइड वाला। क्या लिखा हुआ है? 4, 4 को रिपीट कर दिया, इंटू कर दो। 2 का 4 में इंटू किया 8, 3 का 4 में इंटू किया 12, और 3 का 5 में इंटू किया 15। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 8, 12, 15। ए बी का अनुपात दे दिया मैंने 4, 5, और बी और सी का अनुपात दे दिया मैंने 6, 7, 6, 7। अब मुझे बताना है ए बी सी का अनुपात। ए बी सी, देखिए, ए की वैल्यू क्या? 4, बी की वैल्यू क्या? 5, डी की फिर से क्या मिल गई? 6, और सी की क्या मिलेगी? 7। अब क्या करना है? अब जो स्थान खाली है साइड वाले को रिपीट करना है। 5 रिपीट कर दिया। जो स्थान खाली है साइड वाले को रिपीट कर दो, 6 रख दिया। ठीक है, इंटू कर दो। 4 का 6 में इंटू करेंगे 24, 5 का 6 में इंटू करेंगे 30, 7 का 5 में इंटू करेंगे 35। क्या आंसर? W1:W2 ये दिया है आपको 2, 3। W1:W3 ये दिया है आपको 3, 4। आप बताइए मुझे, W1, W2 और W3 की वैल्यू क्या होगी? कॉमन क्या है? W1। ठीक है, W1 के अलावा क्या है? W2 है, और लास्ट में क्या है? W3। ठीक है, चलिए। अब W1 की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 2 मिल गई। W1 की वैल्यू में आपको क्या मिल गई? 2 मिल गई। ठीक है। W2 की वैल्यू क्या मिल गई? 3 मिल गई। ठीक है। फिर W1 की वैल्यू क्या मिल गई? 3 मिल गई। W3 की वैल्यू क्या मिल गई? W3 के नीचे 4 मिल गई। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर W3 की जगह क्या रखेंगे? मतलब W3 के यहाँ ये जो जगह खाली है यहाँ क्या रखेंगे? साइड वाले को रिपीट करते हैं ना, ये तो रिपीट कर दिया। दूसरे पेन से करता है, एक मिनट। यहाँ क्या रिपीट करेंगे? 2 रिपीट करेंगे, और यहाँ क्या रिपीट करेंगे? साइड वाले को 3 रिपीट कर दिया अपन ने। ओके। अब इंटू कर दो। 3 का 3 में इंटू किया 9, 2 का 3 में इंटू किया 6, और 2 का 4 में इंटू किया तो 8। ठीक है। तो अब ये आंसर नहीं आएगा। ये 9, 6, 8 अगर आप आंसर बोलोगे तो ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा? सुनो, मैंने पूछा क्या था आपसे? मैंने आपसे पूछा था W1, W2, W3। मैंने आपसे पूछा था W1, फिर W2, और फिर W3 की वैल्यू सीक्वेंस वाइज बताइए। W1 की वैल्यू क्या है? बीच वाली 6। W2 की वैल्यू क्या है? 9। और W3 की वैल्यू क्या है? 8। ये आंसर हो गया।